हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो सी टेट में आज 8वीं टेस्ट सीरीज का हूं या फिर 8वां दिन है, जो कि हर रोज एक ना एक दिन घटता जा रहा है आपके लिए। और सी टेट दिसंबर के अंतर्गत आपके पेपर आने वाला है। NCERT जो SST जो ये मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स है, ये सभी के सभी मैं कंसेप्ट वाइज हर क्वेश्चन को बताता चलता हूँ, जिससे आपको एक क्वेश्चन के थ्रू 2 से 3 क्वेश्चन की जानकारी या उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं उसकी मैं प्रॉपर तरीके से बताता चलता हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं अपने भाइयों के लिए। आज के क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से समझाता चलूंगा, उन पर ही डिपेंड और क्वेश्चन होते हैं, क्या पता यहां से क्वेश्चन उठा ले। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आप सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सभी के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान पूर्वक सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। पीडीएफ टेलीग्राम पर जा करके आराम से लो, पीडीएफ को रिवीजन करो। क्लास के बाद नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, क्या क्या दिक्कत है, कहां पर कमेंट करो। ठीक है मेरे भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे ही नदी में प्रवेश करती, जैसे नदी जो है मैदान में प्रवेश करेगी वह मुड़ जाती है। जैसे भाई कोई नदी है इस प्रकार से तो जाएगी, ठीक है, और बड़े मोड़ बनाती है, ठीक है, कहीं के ऊपर बड़ा मोड़ बनाती है जिसके रूप में जाना जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, जहां पर कुछ अधिक मात्रा में जैसे आ रही है नदी और कुछ इस प्रकार से आ गई हो, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, मैं आगे भी समझाऊंगा चित्र के माध्यम, इमेज के माध्यम से। झील कहेंगे, लेक्स कहेंगे, विसर्ग कहेंगे, मेंडर्स कहेंगे, समुद्र भुर कहेंगे, सी क्लिप्स कहेंगे, मुहाना कहेंगे, डेल्टा कहा जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं बता दूं प्रॉपर तरीके से। जैसे कोई नदी जा रही थी, उसका कुछ ज्यादा अधिक मात्रा में मुड़ जाना मेंडर्स कहलाता है। मतलब कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है विसर्ग, हिंदी में भी और इंग्लिश में आपको प्रॉपर तरीके से समझ में। आगे मैं बता दूं आपको, जैसे कुछ ज्यादा अधिक मात्रा में इसको मुड़ जाना, यहाँ से करीब मट्टी ढलती चली जाएगी और यहाँ से इधर से, तो यहीं से ही रास्ता बना लेगी अपना एक नया चैनल, नई नहर, मतलब नई चैनल बन जाएगा। और ये कुछ जो चित्र है ये क्या कहलाए, मतलब जो चित्र अलग सा कटा हुआ दिख रहा है, या फिर एक ओक्स बो लेक कही जाएंगे, या फिर इसको चाप झील कहा जाएगा। जो यहाँ पर अधिक मात्रा में जो सैंड है, मिट्टी भर जाएगी और ये अलग प्रकार की एक नई चैनल बन जाएगा, और इसको हट जाना वो क्या कहलाता है, ओक्स बो लेक कहला जाता है, चाप झील कहा जाता है। आपको हिंदी में मैंने बाढ़कृत मैदान यहाँ पर होते हैं। तटबंध जो होते हैं दोनों नदी के दोनों तरफ होते हैं, आपको पता होगी तटबंध जो होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने समझा दिया, न्यू चैनल इस प्रकार से बन जाता है। और जो ओक्सबो लेक होती है, जो चाप झील कहलाती है, वो इस प्रकार से हट जाती है और चाप झील कहला जाती है एक नदी में से। ठीक है, मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है कि जब में नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहा जाता है, जैसे मैंने बताया। समय के साथ विसर्ग लूप नदी में कट जाते हैं, जैसे बताया भी मैंने किस प्रकार कटा, और एक अलग झील बना देते जिसको चाप झील कहा जाता है। चाप झील आपके सामने ये रही, जिसको ओक्सबो लेक कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ कंसेप्ट जहां तक जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन निकाल सकता है ना, वो सभी चीजें मैंने आपके बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बहुत ही क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, लद्दाख के बारे में पहले मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन को बिल्कुल केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर गलत छांटना है। ऑप्शन पढ़ो, इसके दक्षिण में जो लद्दाख की बात हो रही है, दक्षिण में बोला तो दक्षिण, बोला तो साउथ है। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है, क्या ये है? या फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर गैंगरी हिमानी अवस्थित है, या फिर चूंकि यह हिमालय के वरिष्ठ छाया क्षेत्र में स्थित है अतः यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। ये पॉइंट लग रहा होगा आपको। ठीक, लद्दाख की राजधानी लेह जोजिला दर्रा के माध्यम से घाटी से जुड़ी हुई है, क्या ये भी ठीक है? आइए मैं इन सभी ऑप्शनों को प्रॉपर तरीके से समझाता चलूंगा एक ट्रिक के माध्यम से। आपको याद करना, कल हम जाएंगे, मतलब जाएंगे इस प्रकार से लद्दाख। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रकार से एक ट्रिक याद कर लो। तो कल से कैसे क्या होता है कार्यक्रम, जो कि इस प्रकार आपको दिख रहा होगा, कैसे, जो कि किधर की तरफ है भाई, नौ पूर्व है इधर, पश्चिम है इधर, उत्तर है इधर, ठीक है, दक्षिण है यहाँ पर। वहां पर बात किसकी करी थी, क्या दक्षिण में कार्यक्रम है? नहीं, गलत है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर गलत ही छांटना था और पहला ही गलत लिख जाता और बाकी के बाकी राइट हो जाते हैं, वहां से भी क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, तो ले से क्या होता है, लद्दाख, लद्दाख है, एक बार रब कर दूं मैं इसको। ठीक है, अब आपको पता होगी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो बात हो रही है यहाँ पर कैसे कार्यक्रम। ठीक है, एक मिनट रुको, कैसे कार्यक्रम, ले से आपका लद्दाख और जास्करम आपका जास्कर ये रहा।
ठीक है, बात होगी पूरी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई सभी चीजें। बात हो रही है उस चीज की, यहाँ पर लद्दाख की राजधानी लेह है, आपको पता होगी। जोजिला दर्रा जो है, जोजिला जो दर्रा है कश्मीर को और लद्दाख को जोड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो था वो ए आंसर, जो ए ऑप्शन था वो गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूं हर चीज क्लियर होती चल रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर में घूमते हैं, किस प्रकार से घूमते हैं? वे वृत्ताकार पथ लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ लगाते हैं, आयताकार पथ के माध्यम से घूमते हैं, या फिर त्रिकोणीय पथ से? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं प्रॉपर तरीके से समझाता चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर मैं बता दूं दीर्घावत, जिसको इलोंगेटेड पैथ कहा जाता है। दीर्घ वृत्ताकार पथ के माध्यम से सभी, मतलब सभी ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, सभी के सभी इस प्रकार से घूमते हैं। जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पथों में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल राइट है। और ये कैसे पथ लगाते हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार, जो कि मैंने बता दिया। और इसे कक्षा कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो आगे दीर्घ वृत्ताकार, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है, कक्षा कहलाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इंपॉर्टेंट है सभी की सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहां से छांटना है इनमें से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, पूर्णिमा की रात हर 2 सप्ताह के समय के बाद होती है। क्या आपको पता है पूर्णिमा हर 14 दिन बाद आ जाए, फिर 14 डेज बाद, दिन के बाद या डेज बाद, आफ्टर 14 डेज आ जाती है पूर्णिमा? ये गलत हो जाता है। ठीक है, केवल 2 ग्रह के चारों ओर घेरे हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो जाओगे, घेरा क्या? घेरा होता है वो छल्ले जो होते हैं, रिंग्स टाइप में होते हैं, जैसे ग्रह है उसके चारों ओर जो छल्ला होता है, मैं दिखाऊंगा अभी इमेज में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने कहा है कि चंद्रमा और ग्रह परावर्तित सूर्य के प्रकाश कारण चमकते हैं। तो यहाँ पर ओनली 1 and 2, ओनली 2, ओनली 3, ओनली सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है, इस छल्ले की बात करूं, यहाँ पर इमेज में मैंने दे रखा सैटर्न, जो कि शनि के ही पास एक छल्ला है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है सी। आर्यभट्ट ने खुद ने कहा सबसे पहले चंद्रमा और ग्रह जो बाकी हैं वो किसके कारण चमकते हैं? सूर्य के कारण। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए सभी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को कालक्रम क्रमबद्ध में समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी साइमन कमीशन, रॉयल एक्ट, खिलाफत आंदोलन, दांडी मार्च, ये सभी के सभी जितने भी आंदोलन है, जितने भी मार्च, जैसे प्रॉपर तरीके से क्रम वाइज पूछा, इस प्रकार से मैंने लिखा, आगे दे रखा है। पहले यहाँ पर मैं बता दूं साइमन कमीशन क्या सबसे पहले हुआ था, इनमें से रॉयल एक्ट, या फिर मैं लिख दूं साइमन कमीशन 1927, रॉयल एक्ट 1919, ओके, खिलाफत आंदोलन 1920, नेक्स्ट है दांडी मार्च 1930। अब बताओ, आपको तुरंत पता लग जाएगी, BCAD इज द राइट आंसर हो जाता है। सभी के सभी मैंने एक्ट यहाँ पर दे रखे हैं आपको। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, जैसे रॉयल एक्ट है, खिलाफत आंदोलन है, नॉन कोऑपरेशन है, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, साइमन कमीशन 1927 है, दांडी मार्च 1930 है। तो सभी के सभी मैंने एक्ट दे रखे हैं। गांधी इराक 1917 से लेकर 1947। आपको पता होना चाहिए 9 जनवरी के दिन 1915 में कौन आए थे? महात्मा गांधी जी। प्रवासी दिवस प्रवासी दिवस बनाया जाता है 9 जनवरी को। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है आपका हिस्ट्री से। मैन्युस्क्रिप्ट नेक्स्ट भी है। मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें मैन्यु शब्द का अर्थ होता है मनुष्य, हाथ या हस्त, या फिर टैक्स या लेख, या इंटेलेक्ट या बुद्धि। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है हाथ या हस्त। ठीक है, इसको लिखा जाता है कैसे? एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि आपके सामने मैं लिख दूं, पांडुलिपियां के संदर्भ में क्या सत्य है इनमें? वे गुफाओं की दीवारों पर हस्तलिखित थे, बिल्कुल गलत है। इन्हें स्याही की सहायता से लकड़ी पर लिखा जाता था, ये भी गलत है। वे ताड़ के पत्ते पर हाथ से लिखे जाते थे, ये राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, जो कि ये ताड़ के जो पेड़ थे वो कहां पर है होते हैं? अभी भी वे हिमालय में पाए जाते हैं। उन्हें उपकरणों की मदद से पत्थरों पर लिखा जाता था, ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। बात करें, जो मैंने बात करी है इसकी बात करूं कि हस्तलिपियां हाथ से लिखी जाती थी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ यह लैटिन शब्द मेन्यू से लिया गया जिसका अर्थ है हाथ। इंपोर्टेंट है, ये आमतौर पर
ताड़ के पत्ते पर या सनोबार पेड़ की विशेष रूप से तैयार छाल पर लिखे जाते हैं, जो कि हिमालय में उपस्थित होते हैं या उगते हैं। ये आपको सामने पता लग गई होगी। ठीक है मेरे भाई, तो इसका क्वेश्चन आपको पता लग गई। हस्त हाथ बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो था मैंने क्वेश्चन करवाया था प्रीवियस ईयर, ये भी राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकृष कारक कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ये पेडागोगी के क्वेश्चन है, जो कि आपके दिमाग पर आपके थॉट कैसे किस प्रकार से आप सोचते हैं इन क्वेश्चन के माध्यम से, वो आपको मैं बता दूं। पुश फैक्टर है, प्रतिकृष एक होता है आकर्षक, एक और प्रतिकृष। ठीक है, प्रतिकृष का मतलब है हटाना, भेज देना, पुश कर देना। पुल मतलब खींचना, जैसे कि पुश और पुल पे गेट पर लिखा होता है ना कि पुश करो पुल करो, उसी प्रकार से समझो आप इसको। तो प्रतिकृष कारक क्या है, पुश फैक्टर क्या है? ये प्राकृतिक कोई भी है, किसी प्रवासी मतलब कोई भी लोग हैं, किसके माध्यम से वो जा सकते हैं, वहां से पुश हो सकते हैं, मतलब प्रतिकृष मतलब हट सकते हैं अपनी जगह से जहां पर पहले से रह रहे हैं, वो बात कही गई है। तो वो प्राकृतिक आपदा बिल्कुल राइट है। पानी की कमी बिल्कुल राइट है। जीवन यापन का बेहतर, ये गलत हो जाता है। जीवन यापन बेहतर तरीके से चल रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं, ठाट बाट है, तो क्यों जाएगा वहां कहीं से? एजुकेशन शिक्षा प्राप्त, शिक्षा के लिए जाता नहीं, कहीं भी प्राप्त हो जाती है शिक्षा। तो ये सभी दोनों ऑप्शन तो नीचे के गलत हो जाते हैं। प्रतिकृष कारक जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ए और बी, यहाँ पर ऑप्शन ठीक हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आपसे पूछेगा एग्जामिनर, तो आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। मैंने नेक्स्ट दे भी रखा है, पुश फैक्टर क्या होते हैं, आप प्रॉपर तरीके से जान सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पुअर लिविंग कंडीशन, पुअर हेल्थ फैसिलिटी, एब्सेंस ऑफ गुड एजुकेशन फैसिलिटी, ये सभी की सभी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और पुल फैक्टर मैंने नीचे दे रखे हैं, पुश और पुल में आप कंपेयर कर लेना, ये आपके मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, अमित सर जी के टेलीग्राम पर जाओ और वहां पर मुफ्त पीडीएफ पड़ी हुई है ऑलरेडी, 6 to 10 विद प्रैक्टिस सेटों के साथ पड़ा हुआ सब कुछ मेरा। ठीक है, सभी तो परचेज करते हैं, लेकिन मेरा फ्री है सब कुछ, आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, एक मिनट रुके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय राज्य धर्म निरपेक्ष है और विभिन्न प्रकार से धार्मिक भेदभाव रोकता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुन लेना। इस वाक्य में राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? अब यहाँ पर राज्य किसी एक प्रॉपर एक राज्य की बात नहीं, जैसे कि भारत के अंदर 28 राज्य है, तो उसमें से एक राज्य की बात नहीं, यहाँ पर पूरे देश की बात हुई है। यहाँ राज्य जो डिनोट कर रहा है वो पूरे देश को कर रहा है। ठीक है, देश के अंदर जो 28 राज्य उसकी बात हो रही है, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश उसकी बात हो रही है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य शब्द का तात्पर्य क्या हुआ? सरकार का विस्तृत कार्य क्षेत्र है, देश की चुनी हुई सरकार है, तो बिल्कुल गलत है। देश की सरकार की संपत्ति, ये भी गलत है। सहप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इसका मतलब ए भी गलत हो जाता है। सहप्रभु का मतलब वो होता है जैसे कि हम औपनिवेशिक काल में, मतलब ब्रिटिश काल के अंदर थे, जो अंग्रेज थे उनके गुलाम रहे थे, तो उनका ही कहना और सब कुछ उनके कहने पर करते थे। लेकिन सहप्रभु यहाँ पर हो जाता है अपनी खुद की आजादी, अपना खुद से कुछ भी कर लेना, बाहर की जो विदेशी शक्ति उनके माध्यम से कुछ नहीं करना, उसको इग्नोर करना, अपना सब कुछ खुद से करना, वो सहप्रभु होता है। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। पर राइट आंसर क्या हो जाता है? सहप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, क्लियर है। तो वर्तमान भारत की राजनीतिक सीमा के बाहर अशोक का कौन सा अभिलेख अवस्थित नहीं था या नहीं है फिलहाल? ठीक है, वर्तमान की बात हो रही है, अभिषेक हो किसके हैं? अशोक के। तो यहां पर बता दूं, साहबजगढ़ी, मानसहेरा, लंपक या कलसी। देखो मैप के माध्यम से मैं बताता हूं, आपको दिख रहा हो तो लंपक बाहर है सिर्फ। ठीक है, अशोक के अभिलेखों से। तो मनसेरा यहाँ भी है, और जो एक और ऑप्शन था ये मनसवेरा, साहबजगढ़ी एंड कलसी, तो तीनों के तीनों अंडर थे किसके? अशोक के। लेकिन लंपक बाहर था, तो यहाँ पर गलत हो जाता है लंपक। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नहीं था, ये केयरफुली आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कनेक्ट हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उठे हुए नदी के किनारों को कहा जाता, अभी मैंने बताया था क्या कहा जाता? तटबंध कहा जाता। सिंपल आंसर है, तो तटबंध या लीव्स जिसको कहा जाता है उठे। भाई नदी जा रही है, कोई बह है, ठीक है, उसके ये जो है ना, ये दोनों तरफ, बीच में तो पानी है, ठीक है, इसके दोनों तरफ ये लीव्स हैं, तटबंध है, सिंपल है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था वही आपके सामने है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें आ रहा है, लोएस क्या है? बाढ़ के फ्लड, बाढ़ के मैदान आपको पता है। लोएस क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। लोएस वो है जैसे कि वाइंडर, रेगिस्तान के माध्यम, रेगिस्तान समझो, वहां पर हवा चल रही है, वहां से कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे धूलों को इकट्ठा करके वाइंड जो होती है चल करके एक जगह टीला बना देती है। ठीक है, वो इकट्ठा कर देती है, ऊंचे ऊंचे टीले बना देती है, जैसे इस प्रकार से बने पड़े हैं। तो इसको क्या कहते हैं? लोएस। ये अधिक मात्रा में कहां पर पाए जाते हैं? चीन में।
चीन में विशाल लो स्नेक पाए जाते हैं। आपसे एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो सीधे तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? हाउ मेनी मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ राज्यसभा? सिंपल आंसर है 4 है, 8 या फिर 8 है, 12 है, 16 है। 12 करता है सिर्फ जो हमारे प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो कितनों को नॉमिनेट करता है? 12 को। ठीक है, आपको पता होगी। 233 प्लस में 245, आपको पता होगी ये। ठीक है, तो 245 होते हैं टोटल। और एंग्लो इंडिया जो था वो मुझे आपको बताना है, लोकसभा के अंदर जो थे, जो चुने जाते थे, ठीक है, इसके माध्यम से, तो जो 2 चुने जाते थे उसको किस अमेंडमेंट के साथ हटा दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताओ इन कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर आधारित जो मैंने समझाई है स्टार्टिंग में क्वेश्चन, तो यहाँ पर मिलान करनी है आपको। तो वेदरिंग जो है किससे रिलेट करता है? अपर्दन किससे रिलेट करता है? इसमें विसर्ग किससे है? तटबंध किससे है? तो मैं बता दूं आपको, अपक्षीय। अपक्षीय मतलब वेदरिंग। अपक्षीय इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर इसका। ब्रेकिंग अप टू द रॉक्स, जो सैलों का टूटना, वर्षा होती है, तेज तूफान आता तो उनका रोकों का टूटना, वही अपक्षय कहलाता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुन लेना। पहले सिंपल मैंने जो बताया है वो समझ ले तो अच्छा होगा। 1 मिनट रुको, मैं इसको दोबारा कट करके और दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेंडर्स, ठीक है, मेंडर्स को रिलेट करो। मेंडर्स इसमें दृश्य पर होने वाला ये नहीं है, सैलों को टूटना। नदी के उत्थित तट, ये क्या कहलाते हैं? नदी के उत्थित तट तटबंध है। देखो डी से, डी का 3 लगा लो, ठीक है। और यहाँ पर विसर्ग, नदी द्वारा निर्मित बड़े मोड़, ये भी ठीक है। तो सी का लगा लो आप, सी का क्या लगा लो आप, यहाँ लगा लो, सी का क्या लगाते हैं हम? 4th, ठीक है, इसको रख कर दो, कोई नहीं। अब बचते हैं 2, ठीक है, ऑप्शन सिलेक्ट करने थे आपको। तो यहाँ पर अपर्दन या अपक्षय, अपक्षय की मैंने बता दी सैलों को टूटना, तो यहाँ पर ए का क्या हो जाता है? ए का क्या होता है? बी, मतलब कि सेकंड, और रह क्या जाता है? बी, ठीक है। बी का क्या होता है? अपर्दन बचा हुआ दृश्य पर होने वाले से, जो भूदृश्य पर होते हैं, अपर्दन जो लैंडस्केप होती है, सिंपल है ए। तो यहाँ पर ए का हो जाता है सेकंड, बी का हो जाता है 1, सी का हो जाता है 4th, और डी का हो जाता है यहाँ पर 3rd। ठीक है, इस प्रकार से बिल्कुल कैलकुलेट हो गया। आपको प्रॉपर तरीके से पता होनी चाहिए सभी चीजें। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो क्वेश्चन है इस पर यहाँ से भी उठा सकता है आपसे। ठीक है, चारों मैंने आपको बिल्कुल सटीक तरीके से समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, ज्यादा देर न करते हुए। संविधान की प्रस्तावना, इंपोर्टेंट भाई, संविधान की प्रस्तावना जो प्रियम्बल बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार से समानता को उल्लेख करते? समानता की बात हुई है, समानता, वेतन की समानता करी है उसमें बात प्रियम्बल जो है, ठीक है, या फिर संपत्ति की समानता की बात की है उसमें, रोजगार की, या फिर प्रतिष्ठा की? सिंपल आंसर है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात हुई, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात हुई। जैसे इसमें लिखा हुआ भारत का संविधान उद्देश्य का प्रियम्बल जो है, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। इस प्रियम्बल के जो निर्माणकर्ता बोल लो या फिर जो लिखने वाले बोल, जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया था, ठीक है, और 24 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया था इस प्रेम्बल को। आपको पता होनी चाहिए इस चीज को, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है सभी चीजें, आप जान सकते हो। संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, व्यवस्था, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आपसे न्याय पूछ सकता है, आपसे स्वतंत्रता पूछ सकता है, समानता पूछ सकता है, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा कौन कौन सी बात हुई है उसकी पूछ सकता है। राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चय, ये सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन है। मैंने पूरा प्रियम्बल आपके सामने डाल दिया है, ये प्रॉपर तरीके से याद कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया वो मेरे भाई आप प्रॉपर तरीके से मेरे से पूछ सकता है, टेलीग्राम से या फेसबुक से, किसी भी माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही था। जितना भी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है, कंसेप्ट वाइज, पॉइंट वाइज, वो मैं दे चुका हूँ, ठीक है। तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा सेशन क्लास लगी हो तो।